हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का सेट लेके आए हैं जो DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं TGT, PRT, PGT, LDC, लेखपाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि DSSB बोर्ड कॉमन है जो इन सभी के एग्ज़ाम पेपर बनाता है। इसलिए आपको इंग्लिश के पेपर इन सभी के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। लगभग हम आपको इस वीडियो सीरीज़ में 20 से 25 इंग्लिश के सेट्स कराएंगे, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेट से। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन। इससे पहले के जो 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका जीके, हिंदी और रीजनिंग के होते हैं। इसके बाद इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है 81 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्पेलिंग मिस्टेक का। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। इन चारों वर्ड में से कम्युनिकेशन की एक स्पेलिंग सही है, तो आपको बतानी कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है। तो कम्युनिकेशन की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से आप कमेंट कर दें। तो कम्युनिकेशन की स्पेलिंग तो आई होप सबको पता होगी। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग होती है COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। 82 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपका पूछा गया है बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है। तो बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है आप लोगों को पता होगा, BUSINESS, बिजनेस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, BUSINESS, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ से देख लीजिए आप। फ्रेंड्स, अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये है थर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का सिमिलर मीनिंग पूछा गया है। तो सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है पर्यायवाची। तो इनफ्रिंज मीन्स क्या होता है, इनफ्रिंज मीन्स होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना, तो उल्लंघन करने की इंग्लिश इसमें क्या हो सकती है, वायोलेट। दोस्तों, सिनोनिम्स पढ़ने की या सिमिलर मीनिंग्स पढ़ने की टेक्निक या ट्रिक कहिए आप, तो उसको पढ़ने की ये ट्रिक होती है, आप एक वर्ड को एक ही बार में लर्न कीजिए। कई लोग या फिर कई कैंडिडेट्स हमारे ये करते हैं कि एक ही वर्ड के 10-10 मीनिंग उसी के सामने लिख लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिनोनिम्स अगर आपको करने हैं तो आपको एक वर्ड के सामने उसका एक ही मीनिंग लिखना चाहिए, जिससे कि आपको वो अच्छे से लर्न हो सके। एक ही वर्ड के सामने 10 मीनिंग लिख लोगे तो आपको एक भी लर्न नहीं होगा। तो सिनोनिम्स किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह आपको सक्सेस मिल सकती है सिनोनिम्स पढ़ के। अगर आपको सिनोनिम्स की क्लासेस भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको करीब 25 क्लासेस देंगे, इसी में से आपका सारे सिनोनिम्स फंस जाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो इनफ्रिंज का क्या होगा, इसका मतलब पता लग गया होगा। इनफ्रिंज मीन्स वायोलेट करना। वायोलेट करना मतलब उल्लंघन करना। तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। इनफ्रिंज का क्या होता है, उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना। तो उल्लंघन करना यानी कि वायोलेट करना। तो इसका आंसर सी इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 84th, कंटीजियस। कंटीजियस का मीनिंग पूछा गया है। कंटीजियस का मतलब क्या होता है कि पास रखा हुआ, निकटवर्ती। तो कंटीजियस नाम से ही पता लग रहा है ये तो। कंटीजियस, इसका मीनिंग निकटवर्ती, पास रखा हुआ। तो क्या हो सकता है, इनकरेजिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। लेमिनेटेड नहीं हो सकता, लेमिनेशन तो हम मोबाइल पर कराते हैं ना परत, तो वो चीज़। टचिंग, ये हो सकता है, अगर कोई चीज़ ये है बैठी हो तो इसके पास टच करती हुई निकटवर्ती दूसरी चीज़ बैठी है, तो उसको हम कह सकते हैं कंटीजियस। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कंटीजियस का मीनिंग संस्पर्शीय, निकटवर्ती या सटा हुआ, तो इसका मीनिंग होगा टचिंग। नेक्स्ट है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मीनिंग क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लोज मतलब बंद हुआ। शट, शट हो चुका है। शट यानी कि दुकान को कहते हैं ना, शटर बंद हो गया है, शट, तो ये कहते हैं क्लोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पैसेज आता है। पैसेज को हम लास्ट में देखते हैं, 90 क्वेश्चन तक जिसमें पैसेज दिया गया है। अब 91 से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एरर। आपको जो पार्ट इसमें रॉन्ग है वो देखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी पार्ट ये है और डी पार्ट ये है।
तो इसको देख के हमें अंदाज़ा लगाना है कौन सा पार्ट में मिस्टेक है या कौन सा पार्ट रॉन्ग है। तो इसको आप क्वेश्चन को पढ़िए, 91 क्वेश्चन, दिस इज़ एन ग्रेट आइडिया। तो इसमें क्या चीज़ गलत हो सकती है, आप देखिए इसको, दिस इज़ एन ग्रेट आइडिया। तो यहाँ से क्या मिस स्पेल्ड लग रहा है या फिर मिसिंग लग रहा है, यहाँ से साफ देखने से पता लग रहा है एन ग्रेट होता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेट में जी क्या है, जी इज़ अ कॉन्स्टेंट, जबकि ए किसके साथ यूज़ होता है, ए कांस्टेंट के साथ यूज़ होता है, और एन जो है वो वॉवेल के साथ यूज़ होता है, ये तो आपको पता होगा। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ एन का यूज़ होगा, हमने छोटे पे पढ़ा होगा। लेकिन आपको इस लेवल से पढ़ना है कि एन का यूज़ कहाँ होता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वॉवेल साउंड पे होता है, वॉवेल साउंड पे होता है एन का यूज़। वॉवेल साउंड कौन कौन सी होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल साउंड जब ये आएंगी तभी आपका एन का प्रयोग होगा, एन का यूज़ होगा। जी से ग्रेट में जी वर्ड निकल रहा है, गा यानी कि ग्रेट, गा, इसमें से कोई भी वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए एन का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ मिसिंग सॉरी ये गलत है, रॉन्ग पार्ट क्या है, एन नहीं होगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखें, एन का कहाँ यूज़ होता है, तो आपको ये नहीं देखना है, जैसे ही इज़ डैश MA B.Ed, तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, ए या एन, आप खुद सोचिए। ये एम है, एम क्या होता है, एक एम कॉन्सोनेंट होता है, तो आप यहाँ ए यूज़ कर देंगे, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है, क्योंकि एम भले ही एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन इसकी साउंड देखिए आप, एम को हम कैसे लिखेंगे, एम, तो एम का पहला लेटर क्या आ रहा है, ए, यानी कि ए की मात्रा, यानी कि ए का साउंड आ रहा है इसमें, एम, तो ए के साउंड के हिसाब से हम क्या लगाएंगे इसमें, MABED। भले ही यहाँ एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम की साउंड एक वॉवेल की तरह है, जो हम यहाँ लिख के बताए है हमने, एम में ए का साउंड आ रहा है, और इसलिए NMABED होता है। इसी तरह जैसे ही इज़ डैश SDM ऑफ कानपुर, ऐसे लिख देते हैं हम, SDM ऑफ कानपुर। तो ही इज़, आप यहाँ ए लगाएंगे या एन, तो इससे आपको पता लग जाएगा SDM की साउंड एस भले ही कॉन्सोनेंट है, इसके हिसाब से ए लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि एस की साउंड कैसी है, एस, तो सा पहले नहीं आ रहा है, ए पहले आ रहा है, एस में एस, ए पहले आ रहा है, तो ए की साउंड निकल रही है, और ए एक क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे इसमें, एन। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, समझ में आया होगा। तो इसमें मिस्टेक क्या थी, एन ग्रेट, तो ये नहीं होगा, ए ग्रेट होता है, क्योंकि इसमें जी है और साउंड भी क्या निकल रही है, एक कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है, तो ए ग्रेट इसका आंसर होगा। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें क्या लिखा है, आई पहला पार्ट है, हैव सॉ दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट द, और चौथा पार्ट क्या है, सर्कस। तो देखिए आप अंदाज़ा लगाइए इसमें क्या गलत है। तो इसमें पार्ट कौन सा गलत होगा, इसको तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आई हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। देखिए आप इसको नोट डाउन कर लेना, हैज़, हैव, आपको टेंस का आइडिया होना चाहिए, हैज़, हैव, हैड, ये तीनों आए तो इनके साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म सी है, सेकंड फॉर्म सॉ है, SAW सॉ, सी सॉ, और थर्ड फॉर्म सीन है। तो फर्स्ट फॉर्म सी होती है, सेकंड फॉर्म सॉ होती है, और थर्ड फॉर्म सीन होती है। तो हैज़ या हैव के या हैड कोई भी चीज़ आए उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि इसकी जगह क्या आना चाहिए, सीन का यूज़ होगा। आप थर्ड फॉर्म एक बार देख लेना अच्छे से। तो इसका क्या होगा, इसका बी पार्ट जो है उसमें मिस्टेक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप पहले सॉल्यूशन देख लो इसका, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, 93rd क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, वही चीज़ मिस्टेक, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, और फोर्थ पार्ट ये है। तो इसमें आपको मिस्टेक देखनी है, मिस्टेक किस पार्ट में है। तो क्वेश्चन पढ़ लेना आप, राजा लव हिज मदर, तो कहाँ मिस्टेक लग रही है, ये भी सिंपल सा टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो राजा लव हिज मदर, राजा अपनी माँ को प्यार करता है, तो राजा, और राजा इसमें क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट।
आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होता है। अगर नहीं पता तो ये पता कर लेना, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होता है साथ में। लेकिन वो टेंस कैसा होना चाहिए, ता है ती है, लास्ट में ता है और ती है आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि राजा लव हिज मदर, तो राजा अपनी माँ को प्यार करता है, तो यहाँ केवल लव नहीं आएगा, क्या आएगा एस या ई एस, क्योंकि राजा एक कैसा है, राजा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर मतलब एक वचन जिसे कहते हैं सिंगुलर, इसको हिंदी में कहेंगे एक वचन, और एक वचन के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लव्स, LOVES, लव्स। तो राजा लव्स हिज मदर। अच्छा, अगर हम इस तरह बोलते दे प्ले क्रिकेट, CRICKET, दे प्ले क्रिकेट, तो क्या ये इसमें मिस्टेक होगी? तो आपको यहाँ देखना इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि दे क्या है, दे का मतलब होता है हिंदी में वे, तो और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब में एस या ई एस नहीं आती है। तो एस या ई एस प्लूरल में नहीं आती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दे प्ले क्रिकेट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आप यहाँ से चेक कर लेना, राजा लव्स हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 94th क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है आप यहाँ से देखना, आई पोर्ड द मिल्क डैश द ग्लास। तो डैश की जगह क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो सूटेबल वर्ड आपको इसमें सेलेक्ट करना है, इन आएगा, इनटू आएगा, विद आएगा, या फिर टू आएगा। तो आप देखिए यहाँ से, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। आई पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास। क्यों आया इनटू, जब भी कोई चीज़ में मूवमेंट यानी कि गति हो, जब भी किसी चीज़ में गति हो तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं। यहाँ हम मिल्क को पोर कर रहे हैं ग्लास में, सपोज़ ये ग्लास है और ये मिल्क ऐसे करके यहाँ पोर कर रहे हैं, तो मिल्क में यहाँ गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने इनटू का यूज़ किया। सपोज़ ये कोई कुआं है, ये कुआं है और कुएं में यहाँ कोई बिल्ली बैठी है, सपोज़ ये बिल्ली है 4 पैर वाली, और बिल्ली यहाँ से कूद रही है इसमें, तो द कैट जम्प्ड इनटू द वेल लगाते हैं हम, द कैट जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड इनटू द वेल मतलब कुआं। जब भी कुएं में कैट कूद रही है तो यहाँ आपको पता है कैट के कूदने में मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब गति होगी, जैसे ही गति होगी तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, इनटू द वेल। सेम ऐसे यहाँ पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास, क्योंकि यहाँ मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, इसलिए हम इन का यूज़ नहीं करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप आंसर देख लेना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन, 95 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया आई मेट हर डैश द जंक्शन। तो आई मेट हर डैश द जंक्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आई मेट हर ऑन द जंक्शन, बाई द जंक्शन, एट द जंक्शन, या बिलो द जंक्शन। क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए। आई मेट हर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द जंक्शन। क्यों होगा एट, क्योंकि एट द जंक्शन, जंक्शन क्या है, एक प्लेस है जो कि निश्चित है, डिटरमाइंड प्लेस। कहीं आपको कोई बुलाए डेट पर तो वो एक निश्चित प्लेस पर बुलाएगा, तो इसलिए एट लगाते हैं। तो यहाँ भी एक जंक्शन पर बुलाया, आई मेट हर, मैं उसको मिला, कहाँ मिला, एट द जंक्शन। तो ये एक निश्चित पॉइंट ऑफ प्लेस है। तो पॉइंट ऑफ प्लेस जब भी एक निश्चित स्थान के लिए यूज़ होता है क्या, एट का। तो आई मेट हर एट द जंक्शन। तो यहाँ आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टेस्टेड आइसक्रीम टुडे। तो आई टेस्टेड आइसक्रीम टुडे, तो इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचिए आप। तो आई टेस्टेड, मैंने टेस्ट की आइसक्रीम आज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द, ए, और या एन, क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई टेस्टेड एन आइसक्रीम टुडे। क्यों हो जाएगा एन आइसक्रीम, ए आइसक्रीम क्यों नहीं लगा, ये तो कट है ए। क्यों, आइसक्रीम, आई क्या है, आई एक वॉवेल साउंड है, आई वॉवेल साउंड है, इसलिए ए का यूज़ तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है। तो ये तो आपका कट गया। तो एन का यूज़ क्यों हुआ यहाँ, और दा का क्यों नहीं हुआ, और का तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है।
तो दा का क्यों नहीं हुआ, एन का ही क्यों हुआ। तो दोस्तों यहाँ आप समझ लेना, दा का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को पहले से जानते हैं, किसी चीज़ से हम पहले से फैमिलियर हैं। अगर हम किसी चीज़ से पहले से फैमिलियर हैं तो उसके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। लेकिन अब इस आइसक्रीम को हम जानते ही नहीं हैं, ये कोई भी रैंडमली कोई आइसक्रीम हमें दे दी गई है तो एन का यूज़ करते हैं हम। तो वैसे तो यहाँ से देखने से पता लग जाएगा दा या एन में से कोई यूज़ होगा। तो लेकिन यहाँ दा का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम इस आइसक्रीम से फैमिलियर है ही नहीं। एन का यूज़ हुआ, कोई भी रैंडमली हमें आइसक्रीम मिल गई है, उसको हमने टेस्ट किया है, आई टेस्टेड एन आइसक्रीम टुडे। लेकिन अब हम ये बोलते हैं आई टेस्टेड डैश आइसक्रीम टुडे दैट यू हैव टेस्टेड, दैट यू हैड टेस्टेड, दैट यू हैड टेस्टेड यस्टरडे, टू टेस्टेड यस्टरडे। सपोज़ हमारे पास ये क्वेश्चन आता है आई टेस्टेड डैश आइसक्रीम टुडे दैट यू हैड टेस्टेड यस्टरडे। मैंने वह आइसक्रीम टेस्ट किया आज जो तुमने कल खाई थी या कल टेस्ट की थी। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी आइसक्रीम को टेस्ट किया है मैंने जिसको तुमने कल किया था, यानी कि मैं उस आइसक्रीम से फैमिलियर हूँ, मैं उसको पहले से जानता हूँ, इसलिए हमने यहाँ दा का यूज़ किया। लेकिन इसमें 96 क्वेश्चन में हम एन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इस आइसक्रीम को जानते ही नहीं हैं, रैंडमली कोई भी आइसक्रीम हमें मिल गई है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप यहाँ से सॉल्यूशन पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है हमारा 97th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आई थॉट आई शुड, इसके आगे क्या आएगा, कंप्लीट करना है। कौन सा मोस्ट फेवरेबल इसमें ऑप्शन हो सकता है, आई थॉट आई शुड। तो क्या हो सकता है, आई थॉट आई शुड माई एक्सपीरियंस शेयर, बिल्कुल गलत। आई थॉट मैंने सोचा, आई शुड मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड शेयर, क्योंकि आई शुड क्या है, आई शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई शुड प्ले, आई शुड शेयर, तो इस तरह आएगा, यानी कि कोई वर्ब आएगी। तो माई तो बिल्कुल गलत है, एक्सपीरियंस बिल्कुल गलत है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। आई थॉट मैंने सोचा, आई शुड मेरे को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। किसको, शेयर माई एक्सपीरियंस, अब मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए विद यू, तुम्हारे साथ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, ना कि तुम्हारे एक्सपीरियंस को थोड़ी ना शेयर करूंगा। तो योर एक्सपीरियंस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नॉलेज होगी तो उससे आप यहाँ से देख सकते हैं आई शुड, तो आई के हिसाब से यहाँ का क्या आएगा, माई। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं आपको, तो अभी आप ऐसे देख सकते हैं कि आई थॉट मैंने सोचा, आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस, कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तुम्हारे साथ। तो माई एक्सपीरियंस, मेरा ही तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तुम्हारे साथ, किसी और का यानी तुम्हारा थोड़ी करना करूँगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ आप इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना। नेक्स्ट है 98th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या गया है, आई एम प्लेइंग ए हॉलीडे, सॉरी आई एम प्लानिंग ए हॉलीडे, मैं छुट्टियों के लिए प्लान कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे तो फॉर 10 इन शिमला डेज, बिल्कुल गलत। ये तो मतलब वर्ड्स बिल्कुल मतलब अरेंजमेंट वर्ड्स का जो है वो बिल्कुल गलत है। फॉर 10 इन शिमला डेज कभी सुना ही नहीं आपने। आई एम प्लानिंग ए हॉलीडे इन डेज, बिल्कुल गलत। आई एम प्लानिंग आ हॉलीडे इन शिमला, इन दोनों में ऑप्शन में से करेक्ट हो सकता है कोई। तो आई एम प्लानिंग आ हॉलीडे, मैं प्लान कर रहा हूँ हॉलीडे का, कहाँ, इन शिमला के लिए फॉर 10 डेज़, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। इन शिमला फॉर डेज 10, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको देखने से ही पता लग जाएगा, आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे इन शिमला फॉर 10 डेज़, यानी कि मैं प्लान कर रहा हूँ हॉलीडेज़ के लिए इन शिमला में फॉर 10 डेज़, 10 दिनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यहाँ से इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 99th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको अरेंजमेंट करना है। इन चार सेंटेंस दिए आपको 1 2 3 4, इनको अरेंजमेंट में लगाना है। ये उल्टे सीधे दे दिए गए हैं, तो इसको सामान्य भाषा में आप लोग PQRS भी कहते होंगे जो SSC की तैयारी करते हैं। तो चलिए, आपने अगर पहली बार देखा है तो अभी आप समझ जाएंगे। हमें करना क्या है, इसमें फाइंड द करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं इन चारों को, ताकि ये एक अच्छा मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। तो यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले, इफ़ ही इज़ हर्ट ही कैरीज
his house with him. Tortoise is a strange animal. He draws his head into his house. तो देखना क्या हो सकता है इसका। सबसे पहले तो ही, इसमें भी ही, इसमें भी ही, तीन, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, दोनों तीनों में ही आ रहा है। तो आप यहाँ से इसी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ये तो पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी ही आ रहा है, इसमें भी ही आ रहा है, इसमें भी ही आ रहा है, और ही वाला कभी पहले आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता पहले? क्योंकि अगर हम कहें कि राहुल इज़ ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। तो हमने क्यों ही बाद में क्यों लिया, पहले ही इज़ ए गुड बॉय क्यों नहीं लिया? क्योंकि राहुल के बारे में सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा, हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, राहुल इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। तो उसके बाद पहली बार हमने राहुल का नाम यूज़ किया, उसके बाद हम ही यूज़ करते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है ही का यूज़ पहले नहीं करते हम, ही का यूज़ पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ही का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमारा यहाँ टॉर्टॉइस को पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद हम ही का यूज़ करेंगे। तो इससे आपको ये तो पता लग गया कि ऑप्शन यानी कि सी जो है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। तो वैसे तो हमारा इसी से, क्योंकि सी यानी कि थर्ड नंबर का जो है वो एक ही ऑप्शन दिया है, यही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं हम। तो इसमें थ्री तो दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देखते हैं। टॉर्टॉइस इज अ स्ट्रेंज एनिमल, टॉर्टॉइस एक स्ट्रेंज एनिमल है। स्ट्रेंज मतलब विचित्र प्राणी, विचित्र जंतु है। ऐसा क्यों है? तो उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेंज कहा? स्ट्रेंज मतलब विचित्र क्यों है आखिर? तो इसके बारे में कुछ इन तीनों में से कोई स्टेटमेंट एक बता रहा होगा कि स्ट्रेंज क्यों रहता है। इफ़ ही हिज हर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंजनेस को तो बता नहीं रहा है। ही कैरीज हिज हाउस विद हिम, ये हो सकता है एक तरह से। और ही ड्रॉज हिज हेड इनटू हिज हाउस, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसके बाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रेंजनेस क्या बता रहा है? स्ट्रेंज एनिमल एक स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि ही कैरीज हिज हाउस, वह अपने हाउस यानी कि घर को लेके चलता है, उसके साथ ही, अपने साथ ही लेके चलता है अपने घर को। तो ही कैरीज हिज हाउस विद हिम। तो इसके बाद 3 के बाद 2 आ गया। तो स्ट्रेंजनेस जो बता रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 के बाद 2, तो 3 के बाद क्या आएगा? टॉर्टॉइस इज अ स्ट्रेंज एनिमल। स्ट्रेंज एनिमल क्यों है? ही कैरीज हिज हाउस विद हिम, वह अपना घर अपने साथ लेके चलता है, यानी कि 3, 2। उसके बाद इफ़ ही इज़ हर्ट, अगर उसको छेड़ दिया गया या उसको चोट लग गई कहीं, ही ड्रॉज हिज हेड इनटू हिज हाउस, वह अपने हेड यानी कि सिर को अपने घर के अंदर ड्रॉ खींच लेता है। ड्रॉ मतलब खींच लेता है। तो इसमें हाउस की क्या बात? हाउस आप ये मत समझना घर। टॉर्टॉइस का जो ऊपर का सिरा होता है, सपोज़ ये एक टॉर्टॉइस है और टॉर्टॉइस का ये मुंह है, ये इस तरह से पैर हैं। तो टॉर्टॉइस का ये ऊपर जो ये भाग होता है ना, यहाँ ये चीज़ पीठ जिसे हम बोलते हैं, तो टॉर्टॉइस की जो बैक होती है उसी को उसका हाउस बोलते हैं। टॉर्टॉइस का ये हाउस है। तो हाउस जब भी इसको हर्ट करेंगे, हम छेड़ेंगे, तो ये अपना मुंह जो है वो अंदर ले जाता है, ये गायब हो जाता है इसका मुंह, ये मुंह बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं टॉर्टॉइस क्या है? एक स्ट्रेंज एनिमल है, वह अपने घर को अपने साथ लेके चलता है। अब इफ़ ही इज़ हर्ट, अब अगर उसको छेड़ दिया जाए तो क्या करेगा? वो अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3, 2 फिर 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 यानी कि सबसे पहले टॉर्टॉइस के बारे में बताया, फिर उसकी स्ट्रेंज क्यों है उसके बारे में बताया, फिर उसके बारे में बताया अगर उसको छेड़ दिया गया तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है। यानी कि 3, 2, 1, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इट एंटरटेन्स अस एंड गिव्स अस प्लेजर। तो इट का यूज़ हुआ है। इट भी क्या एक प्रोनाउन है, हमने पहले ही बताया था, ही, शी, दिस, दैट, इट। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, इसका यूज़ हम पहले कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उसके बाद हम इसका यूज़, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इट तो पहले आ ही नहीं सकता। सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें भी हमने PQR इसी तरह अरेंज करना है ऑर्डर को। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्टेटमेंट है, इट एंटरटेन्स अस एंड गिव्स अस प्लेजर। ये हमें एंटरटेन करता है, हमें प्लेजर देता है। विदाउट इट लाइफ इज इनकम्प्लीट, इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। लाइफ इज़ एन आर्ट, म्यूज़िक इज़ एन आर्ट, म्यूज़िक एक आर्ट है। इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, ये हर एक किसी की ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है? यहाँ भी इट का यूज़ है, यहाँ भी इट का यूज़ है, यहाँ भी इट का यूज़ है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गए हमारे, ये तो पहले आ ही नहीं सकता, यानी कि सी सबसे पहले आएगा। तो इसमें 3 नंबर का देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें 3 नंबर का है, इसमें 3 नंबर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो कट ही गए।
और ए और बी में से कोई सही होगा। तो वो देख लेते हैं इनमें से कौन मोस्ट फेवरेबल है। तो सबसे पहले म्यूज़िक एक आर्ट है, म्यूज़िक इज़ एन आर्ट, म्यूज़िक एक आर्ट है। फिर आर्ट क्यों है आखिर, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन हमने दिया है, म्यूज़िक एक आर्ट है। आर्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, आर्ट कोई भी चीज़ क्या होती है, आर्ट वो होती है क्या जिसके बिना हमारी लाइफ अधूरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हर वो चीज़ आर्ट नहीं होती जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है, इसलिए ये तो गलत है, ये तो आ ही नहीं सकता। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, ये हमारी ये हर किसी की ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, इसलिए ये आर्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गया। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट होती हैं, तो क्या वो आर्ट होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4 गया और 2 गया। तो ऑप्शन नंबर इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 के बाद 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, म्यूजिक एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? इट एंटरटेन्स, क्योंकि ये एंटरटेन करता है हमें, एंड गिव्स अस प्लेजर, और हमें शांति देता है। गिव्स अस प्लेजर मतलब प्लेजर समझते ही होगे, तो प्लेजर देता है हमें। म्यूज़िक इज़ एन आर्ट, इट एंटरटेन्स अस एंड गिव्स अस प्लेजर। तो यानी कि 3 के बाद 1। तो ऑप्शन नंबर वैसे तो देखने से ही पता लग गया, बी करेक्ट है। तो फिर भी आगे देख लेते हैं। उसके बाद 2 क्यों आया, विदाउट इट लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, ये हर एक किसी की ज़िंदगी का एक भाग है। तो आपको यहाँ से देखने से पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम पैराग्राफ की ओर। तो 86 से 90 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन हैं जिसको पैसेज से सॉल्व करना है। तो पैसेज से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पैसेज को आप रीड कर लेना, हम भी आपके लिए रीड करते जाएंगे साथ के साथ। छोटा सा पैसेज है, देख लेते हैं। तो पैसेज में ये ज़रूर नहीं है आपको कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप पैसेज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद सिंपल सा पैसेज आता है, इसमें आपको देखने से ही पता लग जाएगा। देयर वाज अ नैरो रोप ब्रिज अक्रॉस अ डीप रिवर, एक रिवर के ऊपर क्या था, एक ब्रिज था रोप का बना हुआ। द ब्रिज वाज सो नैरो, इतना पतला था दैट ओनली 1 पर्सन कुड क्रॉस इट एट ए टाइम, एक बार में एक ही जना जा सकता था, इतना पतला था ये। इट ऑल्सो शुक अ ग्रेट डील बिकॉज इट वॉज मेड फ्रॉम रोप्स। इट ऑल्सो शुक अ ग्रेट डील बिकॉज, शुक मतलब हिलना, ये क्यों हिलता था ज़्यादा, क्योंकि इस बार इट वॉज मेड फ्रॉम रोप्स, रस्सी से बना हुआ था। द ब्रिज वॉज हाई अबव द रिवर, वन डे अ गोट वॉज क्रॉसिंग द रोप ब्रिज, एक बकरी इसको पार कर रही थी एक दिन, फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरी साइड से भी अनदर गोट डिसाइडेड टू क्रॉस द ब्रिज एट द सेम टाइम, और उसी वक्त दूसरी तरफ से भी एक बकरी ने उसको पार करने की, सपोज दैट ये ब्रिज है, यहाँ एक बकरी दूसरी बकरी ये दोनों चलना स्टार्ट की सेम टाइम पे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द टू गोट्स मैट इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, दोनों ने जब यहाँ से चलना शुरू किया तो वो कहाँ मिले, मैट मतलब मीट मतलब मिलना, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, तो कहाँ मिले, वो बीच में मिले, ब्रिज के मिडिल ऑफ द ब्रिज। द गोट्स ट्राई टू वॉक पास्ट ईच अदर बट द ब्रिज वॉज टू नैरो, दोनों ने सोचा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, लेकिन क्या था, ब्रिज इतना पतला था कि वहाँ से जाने का रास्ता था ही नहीं कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। बट द गोट्स कुड नॉट क्रॉस एट द सेम टाइम, क्योंकि गोट्स क्रॉस नहीं कर सकती थी। दे ट्राई टू पुश एंड स्क्वीज देयर वे पास्ट ईच अदर बट द ब्रिज बिगेन टू शेक एंड स्विंग इन अ डेंजरस वे, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, पुश धक्का देने लग गई। स्क्वीज़ देयर वे, दोनों एक दूसरे को पुश करने लगे। स्क्वीज़ मतलब दबाना, कोई चीज़ ऐसे ऐसे अगर सटी हुई है तो इसको पुश, एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं तो उसको स्क्वीज़ कहते हैं। तो जो जिम करते हैं उसको तो पता होगा, स्क्वीज़ वर्ड बहुत यूज़ होता है उनके में। तो पुश और स्क्वीज़ करने लग गई अपने देयर वे पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को, बट द ब्रिज बिगेन टू शेक, ब्रिज क्या है, हिलने लगा। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को धक्का लगाना चालू किया तो ब्रिज कैसा ऐसे ऐसे हिलने लग गया। उसके बाद ईच अदर बट द ब्रिज बिगेन टू शेक एंड स्विंग इन ए डेंजरस वे, और पूरी तरह डेंजरस वे में झूलने सा लग गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे पैराग्राफ में क्या कहा गया है। उसके बाद कहा गया है, एक रॉन्ग स्टेप और हार्ड पुश कुड इजीली मेक देम फॉल इन द रिवर, अगर एक और गलत कदम उठा लिया जाता तो वो गिर जाते नदी में। इजीली मेक देम फॉल इन द रिवर। द टू गॉड्स रियलाइज द डेंजर दे वर इन, तो दोनों को महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि वो किस डेंजर में हैं। दे स्टॉप पुशिंग ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को पुश करना, धक्का देना से रोका। द वन गोट नेल्ट डाउन वाइल द अदर क्लाइम्ड ओवर इट्स बैक, तो पहली नेल्ट मीन्स होता है झुकना, घुटनों के बल झुकना को कहते हैं नेल्ट। तो द वन गोट, पहली जो गोट थी वो नेल्ट हुई, अपने घुटनों पर झुकी, और दूसरी गोट उसको उसके ऊपर चढ़कर निकल गई। द गोट्स दस आर एबल टू गेट पास ईच अदर, इस तरह से दोनों गोट्स एक दूसरे को पास कर गई। द बोथ रीच्ड द एंड सेफली, तो
वो दोनों गोट्स अपने अपने एंड पर पहुंच गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, आप यहीं से देख के अंदाजा लगा लेते हैं, बहुत सिंपल पैरा आता है ये। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट हैपेंड व्हेन गोट्स बिगन पुशिंग ईच अदर। जब गोट्स एक दूसरे को पुश कर रही थी तो क्या होने लगा था, ब्रिज बिगन टू शेक। सबको पता है ब्रिज क्या होता है, हिलने लगा था। रस्सी टूटी तो नहीं थी, ये कह रहा है रोप ब्रोक, नहीं ब्रोक तो नहीं हुई थी। गोट क्या गिर पड़ी थी, नहीं गिरी थी। गोट्स वेंट बैक या पीछे चली गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस जब उन दोनों ने पुश करना चालू किया था तो क्या हुआ था, ब्रिज हिलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 87th क्वेश्चन, इसी से व्हाट ले बिलो द नैरो ब्रिज। तो उस नैरो ब्रिज के नीचे क्या था, व्हाट ले मतलब होना, क्या था उसके नीचे। तो क्या एक गांव था, विलेज था, या फील्ड था, या डीप रिवर थी, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा गार्डन। तो क्या था, आप देख सकते हैं उसके नीचे क्या था, डीप रिवर थी। रिवर के में तो गिरने का डर था गोट्स का, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, वाई डिड द गोट्स स्टॉप पुशिंग ईच अदर। तो गोट्स ने एक दूसरे को पुश करना क्यों रोका, पुश कर रही थी वो अचानक से क्यों रुकी। तो दे नी दैट देयर वाज अ डेंजर, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ एक डेंजर है, क्या है, एक खतरा है। देवर टाइट, क्या थक गई थी, नहीं ये तो गलत है। दे लाइक्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करती थी, नहीं ये भी गलत है। वन गोट वाज हर्ट, तो एक ही जो गोट को एक चोट लगी थी, नहीं ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका, दे नी दैट देयर वाज अ डेंजर, मतलब उन्होंने गोट्स स्टॉप पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को पुश करना यानी कि धक्का देने से क्यों रोका, क्योंकि उन्हें पता चल गया था यहाँ एक खतरा है, अगर हम गिर पड़े तो नदी में गिर पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्क्वीज़ का, इसमें वर्ड स्क्वीज़ का मीनिंग पूछा है। तो स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, हिट करना नहीं होता, अभी आपको बताया था प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ प्रेस करना। अगर ये कोई चीज़ है, एक ये कोई चीज़ है, इसको हम एक दूसरे की तरफ प्रेस करते हैं, स्क्वीज़ करना कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 90th नंबर का क्वेश्चन, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ब्रिज किसका बना था, द ब्रिज वाज मेड अप ऑफ। तो यहाँ से आप बताइए ब्रिज किसका बना था, क्या वायर का बना था। तो ये हल्का सा मीटर गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वायर लिखाइए। वायर मतलब तार का बना था, वुड लकड़ी का बना था, रोप रस्सी का बना था, या ब्रिक ईंटों का बना था। तो किसका बना था, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोप यानी कि रस्सी का बना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो पर